हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ रैशनल नंबर. आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एकेडमिक्स. आई एम श्योर आपके मेंटोर्स आपसे बात कर रहे होंगे, आपके स्टडी प्लान में हेल्प कर रहे होंगे, आपकी लेक्चर्स और असाइनमेंट्स आपके देख रहे होंगे. आप आई एम श्योर आपका वो ट्रैक कर रहे होंगे. आई एम श्योर आप सारे लेक्चर्स भी देख रहे होंगे. आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर अपने मेंटोर्स या काउंसलर्स या सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट करें. एट द सेम टाइम आपको जैसा कि पता है कि आपके लिए हमने 2 पैरेलल सीरीज़ और रन कर रखा है मैथमेटिक्स में. एक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज़ जो आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि ये आपके लिए राइट टाइम है टू डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. एट द सेम टाइम दूसरा जो मैथमेटिक्स सीरीज़ है जिसमें हम ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स को उतना भी बोरिंग नहीं समझ सकते. मैथमेटिक्स एक खूबसूरत है, मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग है. हम उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं मैथमेटिक्स सीरीज़ में. जैसा कि हमने 4 एपिसोड्स ऑलरेडी ले लिया. आई होप आपने वो चारों एपिसोड्स देखे हैं, उसके सारे क्विजेज़ और प्रोजेक्ट्स अटेम्प्ट किए हैं. लेकिन मुझे अभी तक सारे बच्चों के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स नहीं मिले हैं. सो प्लीज़ अगर आप लोग लैक डाउन कर रहे हैं तो इट्स अ राइट टाइम टू डेवलप एन एपेटाइट फॉर एकेडमिक्स. अभी बिल्कुल सही वक्त है. अगर आप घर पे बैठ के अपने आप को पढ़ाई की तरफ ले जा सकते हैं, एकेडमिक्स की तरफ ले जा सकते हैं, अपनी स्टडी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं. इसी चीज़ के लिए आपको मेंटोर्स भी प्रोवाइड किए हैं. आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो आप अपने मेंटोर से ज़रूर बात करें. अच्छा, आगे बात करते हैं रैशनल नंबर की. जैसा कि आपको पता है पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था. हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे, उसके डेफिनेशन समझने की कोशिश किए थे. जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बाद हमने रैशनल नंबर सीखा था. आपको पता है ये सारे नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे काउंटिंग नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स. और उसमें अगर ज़ीरो ऐड हो जाए तो उसे हम कहते हैं होल नंबर. ज़ीरो के साथ एक डिस्क्लेमर आता है कि क्या कि ज़ीरो से आप डेनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं रख सकते. आप कहीं भी ज़ीरो रख दो, क्या होगा वो भी आपको पता है. लेकिन आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हो तो उसे नॉट डिफाइंड कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड. उसके बाद आपने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में. निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स, ये सारी कहानी को हमने इंटीजर्स कहा था. इंटीजर से हम पढ़े थे रैशनल नंबर के लिए अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. उसके बाद हमने इरैशनल नंबर्स की भी बात की थी. उसके बाद मैंने आपको कुछ 3-4 इम्पॉर्टेंट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, होल नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, इसके सम के बारे में बात की थी. आई होप आप लोगों ने वो देखा था. वो एक्स्ट्रा नॉलेज था, वो एक्स्ट्रा नगेट्स की तरह था. उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात की थी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है. आप सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट को आई एम श्योर जानते होंगे. एट द सेम टाइम उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशंस की बात की थी, इंटीजर्स की. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात की थी. हमने उसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी देखा था. और एट द सेम टाइम जो हमने 4th एपिसोड में a+b का होल स्क्वायर प्रूफ किया था, मैथमेटिक्स सीरीज है, उसमें भी हमने आपको पिक्टोरियल तरीके से सिखाया था. अब आते हैं रैशनल नंबर की तरफ. तो आज हम रैशनल नंबर में क्या पढ़ने जा रहे हैं. रैशनल नंबर में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि हम कब कह सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर इक्वल है या नहीं. तो मतलब इक्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे रैशनल नंबर का. उसके बाद हम रैशनल नंबर को ऑर्डर में लाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा होगा, कौन सा रैशनल नंबर छोटा होगा. जैसा कि आप नेचुरल नंबर में ऑर्डर जानते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन 3. आप इंटीजर्स में ऑर्डर जानते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन -100. उसी तरीके से आप रैशनल नंबर को भी ऑर्डर में लाएंगे. उसके बाद आपने जैसे कि सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के प्लस एडिशन सीखे थे, वैसे ही हम रैशनल नंबर के भी एडिशंस देखेंगे, सब्ट्रैक्शंस देखेंगे, मल्टीप्लिकेशंस देखेंगे, डिवीजन देखेंगे. फिर हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. इन सारे प्रोसेस के बाद हम कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद हमारा ये रैशनल नंबर चैप्टर क्लोज हो जाएगा. एट द सेम टाइम मैंने आपसे लास्ट टाइम असाइनमेंट में बात की थी क्लोजर प्रॉपर्टी की, कि आपको बताना है कौन सी चीज़ किस में क्लोजर हो रही है. जैसे कि अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर विल ऑलवेज गिव यू नेचुरल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इन नेचुरल नंबर इज शोज क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर मैं नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी नेचुरल नंबर आता है, तो उसको भी मैं कह सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन इज अगेन क्लोजर इन नेचुरल नंबर.
लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो नेचुरल नंबर नहीं आता, तो हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोजर इन नेचुरल नंबर। एट द सेम टाइम अगर हम नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो हम उसको कहेंगे डिवीजन इज नॉट क्लोजर इन नेचुरल नंबर। सेम वे ये चारों ऑपरेशन हम होल नंबर पे ले जाएंगे। होल नंबर पे भी आपको पता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर में आएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन क्लोजर में नहीं आएगी। जैसे ही आप इंटीजर्स में बढ़ोगे, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर, इंटीजर इनटू इंटीजर इज इंटीजर, तो ये तीन ऑपरेशंस क्लोजर में है, लेकिन इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज नॉट क्लोजर। तो आप कह सकते हो कि डिवीजन इन इंटीजर इज नॉट क्लोजर। सेम वे आप रैशनल नंबर में बात करोगे तो रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, जो हम देखेंगे। रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर विल ऑल्सो बी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर विल ऑल्सो बी रैशनल नंबर। तो हम ये तीनों मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कहेंगे कि रैशनल नंबर में क्लोजर होता है। लेकिन रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर क्लोजर नहीं होता, क्योंकि उसमें एक जीरो आ जाता है। अगर आप किसी रैशनल नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम कहते हैं डिवीजन इज नॉट क्लोजर फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। लेकिन अगर हम जीरो हटा देते हैं रैशनल नंबर में तो हम कहेंगे कि डिवीजन इज क्लोजर इन नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी होगी। उसके बाद हम कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव की भी बात करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि क्या रैशनल नंबर में एडिशन कॉम्यूटेटिव है, तो है, वो हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स को इक्वल कैसे देख सकते हैं। सो इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर, दो मेथड है हमारे पास रैशनल नंबर को इक्वल दिखाने का। एक है कि हम जब भी रैशनल नंबर्स हमें मिलता है, अब रैशनल नंबर्स जब भी होता है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, जैसे अगर मैं कहूं 2/3, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है। अगर आपसे कोई कहूं कि 12 और 18, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 12 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 इज नथिंग बट 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कहीं ना कहीं हमें साफ दिख रहा है कि कहानी में अभी कुछ चीज़ें कॉमन है। तो मैं अगर इसको 3 से 3 ये कैंसिल आउट कर दूं और 2 से 2 ये कैंसिल आउट कर, तो हमारे पास क्या बचता है 2/3। सो आई कैन से 12 और 18 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 2/3 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2/3 और 12/18 इक्वल है। तो पहला मेथड क्या है कि आपको जब भी दो रैशनल नंबर दिया जाए तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो जाए। क्या कह रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF अगर 1 हो जाए तो उस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम कहेंगे रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है? आप तभी कहोगे कि कोई रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। और इस नंबर को क्या कहते हैं, कोई भी दो नंबर, अगर कोई दो नंबर है लेट्स से A और B, और इन दोनों के बीच का जो HCF है वो 1 है। क्या है? HCF 1 है, मतलब A और B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिनका HCF 1 है। इन दोनों नंबर को हम कहते हैं को प्राइम। याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो कोई आपसे पूछता है व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, तो आप क्या कहोगे, टू नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, two numbers which do not have any common factor other than 1, or you can say both are relatively prime to each other, means none of the factor of the two can divide even another the other guy by any form। तो अगर आपको कोई भी दो रैशनल नंबर दिया जाए और अगर उसकी इक्वालिटी चेक करनी है तो सबसे पहला मेथड जो फर्स्ट मेथड है, वी एक्सप्रेस बोथ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, अगर वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको देखना होगा। दूसरा मेथड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लेता हूँ 4/9, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है
और लेट से मैं कहता हूँ 48/108। अब मुझे चेक करना है कि वेदर दीज टू आर इक्वलेंट और नॉट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू, एक मेथड तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी 4/9 है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर सकता हूँ 48/102। 48 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 और 102 को क्या लिख सकता हूँ मैं 102 को लिख सकता हूँ 2 × 3 × 17। सो डेफिनेटली इसको अगर मैं कॉमन निकालूँ तो क्या आ रहा है 8/17। तो 8/17 और 4/9 इक्वल नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल। ये एक तरीका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का। दूसरा तरीका है 4/9 और 48/102 अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 102, 48 × 9, ये हो गया 400 और ये हो गया 432। सो डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल, विच मीन्स दीज टू आर ऑल्सो नॉट इक्वल। तो आपको ये हमेशा देखना होगा कि या तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करें या आप क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब A/B इज इक्वल टू C/D, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट सेम है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेके मैं समझाना चाहूँगा। जैसे देखिए, मान लीजिए नंबर है 7/13 91/169। हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो पहला मेथड है, हम क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो 7/13 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि 7 और 13 का HCF 1 होता है। अब 91 और 169 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए तो आप 91 को लिख सकती हैं 7 × 13 और 169 को लिख सकती हैं 13 × 13। तो 13 से 13 कैंसिल, क्या हो गया 7/13। सो यस, आई कैन से बोथ आर इक्वल। दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। 7/13 इज इक्वल टू 91/169। आई विल जस्ट क्रॉस इट। तो 169 × 7, 91 × 13। अब 169 × 7 और 91 × 13 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं अगर मैं 169 × 7 करता हूँ तो क्या होगा, मैं 9 7 ज़ा 63, 6 हाथ में, 7 6 ज़ा 42, 42 8, 4 हाथ में 7, 1183। 169 × 7 क्या हुआ 1183। अब आके देखते हैं 91 × 13। 91 3s are 273 and 91 are 90. So I can say 381183. So both are equal. So I can say yes, both are equal. So these are the two methods जहाँ पे आप equality check कर सकते हैं रैशनल नंबर की। आइए दूसरी चीज़ हम देखते हैं, वो है कि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो नंबर लाइन एक लाइन होती है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक जाती हुई दिख रही होगी आपको, राइट। देखिए क्या हो रहा है, ये जो एक लाइन जा रही है दोनों तरफ एक्सटेंड कर रही है, इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे आप कोई भी एक पॉइंट ज़ीरो एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने ये पॉइंट को ज़ीरो बना दिया, क्या कर दिया, इसे मैंने ज़ीरो बना लिया। तो ये हो गया मेरा ज़ीरो। अब ये ज़ीरो के राइट जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और ज़ीरो के लेफ्ट जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ज़ीरो, अब क्या करूँगा, मुझे 1 डिफाइन करना है। तो 1 डिफाइन करने के लिए मुझे एक लेंथ बनाना होगा। मैंने इस लेंथ को बोल दिया 1 यूनिट। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया 1 यूनिट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने सेम यहाँ पे ऐसे उठा के रख दिया। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे मैंने दूसरा यूनिट डिफाइन कर दिया, ओके। फिर उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे ऐसे करके उठा के रख दिया। तो क्या हुआ, मैंने तीसरा यूनिट डिफाइन कर दिया। तो आपको पता है ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, क्योंकि 1 यूनिट सेपरेटेड है। सिमिलरली मैंने इसको इधर की तरफ ले गया मैं, तो क्या हो गया, मैंने सेम लेंथ का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये बन गया -1।
तो इस तरीके से आप नेचुरल पूरे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आपको पता है जीरो से राइट पॉजिटिव होता है और जीरो से लेफ्ट नेगेटिव होता है। उसके बाद मैंने 1 यूनिट मैंने डिफाइन किया कि आई एम गोइंग टू कॉल दिस लेंथ एज 1 यूनिट। आप इससे बड़ा भी ले सकते थे, इससे छोटा भी ले सकते थे। इस यूनिट को मैंने डिफाइन करते हुए बिल्कुल सेम जैसा मैंने एक एक यूनिट का गैप लेते हुए 1 2 3 4 रिप्रेजेंट करना सीख लिया। ये तो आपको बचपन से पता है और आप ये जानते हो। तो एक क्विक जल्दी से आपको ये आइडिया लग गया कि हम नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए क्या कहते हैं, वी हैव टू रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन। क्या करना है, 1/2 रिप्रेजेंट करना है। इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं नया बना के दिखाता हूँ आपको। इसको हटा देता हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है। अब मुझे कर रहा है कि मुझे चाहिए कि मैं 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ये मेरा नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। ओके गुड। अब मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट टेक वन ब्लैक इंक। अब मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट टेक वन थिंग एज ज़ीरो। तो मैंने ज़ीरो डिफाइन कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक यूनिट लेंथ लूँगा। लेट्स से आई विल चूज द कलर ऑरेंज। और मैंने कहा कि दिस लेंथ आई एम गोइंग टू कॉल, जस्ट अ सेक, दिस ऑरेंज लेंथ आई एम गोइंग टू कॉल 1 यूनिट। सो ये स्टिक मैंने पिक किया और मैंने कहा कि ये मेरा 1 यूनिट है। क्या है ये मेरा 1 यूनिट है। तो फिर उसके बाद मैंने 1 को यहाँ पे मार्क कर दिया कि दिस इज़ 1। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कॉपी की और फिर इसको एक और यूनिट यहाँ पे डाल दिया। तो ये हो गया मेरा 2 यूनिट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और यूनिट डाल दिया। ये मेरा हो गया 3 यूनिट। फिर मैंने क्या किया, फिर ऐसे ही मैंने एक और यूनिट इधर डाल दिया। फिर ऐसे ही मैंने एक और यूनिट इधर डाल दिया। अब देखिए मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे दूसरा डिफाइन किया, यहाँ पे तीसरा डिफाइन किया। ऐसे करके मैंने 1 2 -1 -2 ऐसे करके मैं डिफाइन करता चला गया। नाउ व्हाट you want to represent, you want to represent half, 1/2. So you know this length is your 1 complete unit. अब इस 1 complete unit में आपको हाफ रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसका एकदम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। किस पार्ट में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट पे। तो मैं अगर कहूँ ये मेरा जो ये है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। ये मेरा मिड पॉइंट है। तो ये जो मिड पॉइंट है दैट इज एक्चुअली द हाफ ऑफ दिस होल थिंग। तो मैं इस हाफ को क्या कर सकता हूँ, मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आ सकता हूँ। मैं क्या किया, इस चीज़ को उठा के यहाँ पे वापस ले आया और इसका जो हाफ है वो क्या निकला, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया एंड दिस टर्न आउट टू बी माई हाफ। आप समझ गए कि मुझे हाफ रिप्रेजेंट करना था। तो मैंने 0 से 1 का एक लेंथ लिया और उसको सीधे ब्रेक किया हाफ में और वहाँ पे डाल दिया। मान लीजिए क्या कहते हैं, आपको 1/3 रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/3। अब 1/3 को अब थोड़ा सा मैं रब करूँगा। मान लीजिए मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1/3 रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है, यू नो द ड्रिल। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, गुड। मैंने एक ब्लैक इंक से मार्किंग शुरू कर दी। मैंने कहा दिस इज़ माई 0। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ग्रीन से एक यूनिट डिफाइन किया। तो मैंने कहा ये मेरा 1 यूनिट है। क्या है, 1 यूनिट ये मेरा है। उसके बाद मैं ब्लैक पे गया और मैंने कहा दिस इज़ गोइंग टू बी माई 1 यूनिट। अब क्या है, मुझे इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इसको पेस्ट करके यहाँ पे एक और यूनिट डिफाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया मेरा, आपको पता है ये मेरा हो गया 2 यूनिट।
अब मैंने आपको क्या कहा है, मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है लेट्स से 1/3। क्या रिप्रेजेंट करना है? 1/3। तो इसका मतलब है कि मुझे इस 1 यूनिट को 3 हिस्से में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? 3 हिस्से में। तो मैं कॉपी करके ले आता हूँ, मैं इसको यहाँ नीचे ले आया। अब मुझे इसे 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल हिस्से का मतलब क्या हुआ, मुझे 2 कट्स लगाने होंगे, 2 इक्वी डिस्टेंट कट्स लगाने होंगे, 1 2। नाउ जस्ट अ सेक, तो मैंने ये 2 इक्वी डिस्टेंस हिस्से लगा दिए। तो मतलब ये क्या हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया। सो आई कैन कॉल दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3। दिस लेंथ हैज बिकम 1/3 1/3 1/3। अब मैं क्या किया, मैंने इस पूरे को उठाया, कॉपी किया, मैंने इसको उठाया और यहाँ पे लाके रख दिया। यहाँ पे मैं जैसे लाके रखूँगा, ये पार्ट हो जाएगा मेरा 1/3 और ये पार्ट हो जाएगा मेरा 2/3 और ये 3/3, दैट इज 1। सिमिलरली आप -1/3 करना है तो हमें क्या करना होगा, -1/3 के लिए मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ला के रख दूंगा। ओके, नाउ दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, सो आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज -1/3, this as -2/3. So you're getting the idea how we are going to show that which fraction represent what part of the number line. आइए, तो जैसे represent 5/3 and -5/3 on the number line, तो हमने क्या क्या देखे। अब 5/3 समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, हमें सबसे पहले 5 डिफाइन करना होगा। तो इसमें अगर मैं इसको पहले हटा देता हूँ ताकि मैं आपको करके दिखा सकूँ। देखिए मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, 5/3। अब 5/3 को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि मैं 5 यूनिट को डिफाइन कर दूं 1/3 में, या 1/3 1/3 करके 5/3 पे चला जाऊं। तो देखिए क्या करते हैं, पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, रेड से मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, नंबर लाइन मैंने रेड से ड्रॉ कर दिया, दिस इज माय नंबर लाइन। ओके, नाउ आई विल यूज द ब्लैक इंक टू मार्क 0। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मार्क कर दिया 0। ओके, अब मुझे ग्रीन से मैंने एक यूनिट डिफाइन कर दी, दिस इज माय 1 यूनिट। तो सेम वे मैंने दूसरा यूनिट भी लिख दिया, सेम वे मैंने तीसरा यूनिट भी लिख दिया, सेम वे मैंने चौथा यूनिट भी रख लिया। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि 1 2 3 4 है ना। उसी तरीके से मैंने पेस्ट करके इधर भी ले आया, फिर पेस्ट करके इधर भी ले आया, फिर पेस्ट करके इधर भी ले आया। ये वैसे स्पेस होता नहीं है, मैं आपके क्लैरिटी के लिए स्पेस बना रहा हूँ ताकि आपको दिखने में पिक्चराइज करने में दिक्कत ना हो। अब आ जाइए, ब्लैक से मैं सबको मार्क कर दूँ, सो आई कैन कॉल दिस एज 1 2 3 4 -1 -2। ओके, नाउ जैसा कि आपको पता है कि हमें सबसे पहले डिफाइन करना होगा 1/3। 1/3 डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, होल का 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करना होगा। तो मैंने पेस्ट करके ये निकाला यहाँ से। अब मुझे इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 2 कट लगाने होंगे इक्वी डिस्टेंस। तो मैंने 1 कट लगाया, दूसरा कट निकाला, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 3 इक्वल पार्ट्स। और ये चीज़ क्या हो गई मेरी, 1/3, ये क्या हो गई 1/3, ये क्या हो गई 1/3। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं कॉपी कर दिया इसको, अब मैं इसको पेस्ट करूँगा। अब यहाँ से मैं यहाँ ला के रख दिया 1/3 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ला के रख दिया 1/3 1/3। फिर मैंने इसको यहाँ पे ला के रख दिया 1/3 1/3। फिर मैंने इसको यहाँ पे ला के रख दिया 1/3 1/3।
तो अब देखिए हुआ क्या, I'll just use blue to show you. Now this was my 0, right? This was my 0. So this line becomes 1/3, then this becomes 2/3, then this becomes 3/3, then this becomes 4/3, then this becomes 5/3. So this thing is basically becomes my 5/3. You can see this is 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3. So I can say this is my 5/3. And similarly, this becomes a -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3. So I'm going to call this as -5/3. आई होप आप लोग ऑलरेडी क्लास 7th में थोड़ा बहुत नंबर लाइन जान रहे होंगे, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से. तो इस तरीके से आप अपने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब कंपेयर कैसे करें कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो फ्रैक्शन लिए हैं, एक फ्रैक्शन है 3/5 और दूसरा फ्रैक्शन है -2/3. इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो आपको पता है अगर मैं नंबर लाइन पे भी देखूं तो नंबर लाइन पे जो राइट में होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है. तो अगर मैं इसे 0 कहूँ तो ये मेरा 1 यूनिट और ये मेरा -1 यूनिट. दिस इज़ 1 यूनिट और दिस इज़ -1 यूनिट. ओके. नाउ अगर मैं इसको इसको क्या करना है, मुझे 4 कट्स लगाने होंगे 5 इक्वल पार्ट्स में. तो 1 2 3 4. सो दिस इज़ 1/5, दिस इज़ 2/5, दिस इज़ 3/5. So this is my 3/5. Okay, this point. Just use red color. So this point represent 3/5. Now I have to go for -2/3. So -2/3, I'll just say 3 equal parts on the left side. So I'll just say 1 cut and 2 cut. So 2 cut. So this becomes -1/3. This becomes -2/3. So this guy is -2/3. So definitely whatever number is on the right is definitely bigger than the left. So 3/5 would be greater than -2/3. लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि आपको पता है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. सो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव. अगर आपसे कोई पूछता है कोई कि ये बताइए कि 3/5 और 2/3 में कौन बड़ा है. नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन. 3/5 और 2/3 में बड़ा कौन है. तो एक तो नंबर लाइन पे पहले मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है. उसके बाद मैं आपका इसका अलजेब्रा बताऊंगा ताकि वो आपको बार बार नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है. इस चीज़ के लिए आप बहुत आराम से भी कर सकते थे. तो अभी देखिए क्या करते हैं. नंबर लाइन पहले मैं दिखा देता हूँ. अगर मैं कहता हूँ ये है आपका नंबर लाइन, ठीक है. आपने नंबर लाइन लिया और मैं कहता हूँ ये ब्लैक से मैंने मार्क किया दिस एज 0 एंड दिस एज 1. अब क्या कर रहा हूँ मैं ब्लू कलर से ये 1 यूनिट बता रहा हूँ. अब 1 यूनिट को मैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ. तो 5 इक्वल पार्ट्स के लिए मुझे 4 कट्स चाहिए. कितने कट्स चाहिए? 4 कट. तो मैं 4 कट ले रहा हूँ. 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट. Okay, so this definitely becomes 1/5, this becomes 2/5, this becomes 3/5, this becomes 4/5. Okay, now अब मैं ग्रीन कलर से 1 यूनिट फिर से डिफाइन कर रहा हूँ. तो ये 1 यूनिट हो गया ग्रीन कलर से. अब मैं इस ग्रीन को 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड करना चाह रहा हूँ. 3 इक्वल पार्ट मीन्स आई हैव टू गेट इनटू 2 कट्स. सो मैं 2 कट्स के लिए जा रहा हूँ. तो 2 कट्स मैं ब्लैक से ही कट लूँगा. तो 1 कट एंड 2 कट. सो ये मैंने 2 कट्स लिया तो ये डेफिनेटली हो गया 1/3 और ये बन गया 2/3. सो डेफिनेटली 2/3 एंड 3/5 में 2/3 इज ऑन द राइट ऑफ 3/5. लेकिन अब क्या होता है कि ये बहुत एक्यूरेसी तो हमने किया नहीं, लेकिन हमने एक अप्रॉक्सीमेट किया. तो हमेशा आप इतना एक्यूरेसी से ड्रॉ नहीं कर पाओगे. तो आपको क्या करना चाहिए 3/5 और 2/3 में. तो आपको इन दोनों के डेनोमिनेटर पे फोकस कीजिए. इन दोनों के
डिनोमिनेटर पे, एक का डिनोमिनेटर 5 है और दूसरा का डिनोमिनेटर 3 है, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 लीजिए, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 क्या होता है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 दैट इज 15, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज 15। सो 3/5 को मुझे 15 के डिनोमिनेटर में लाना होगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, तो मैं इसको कह सकता हूँ 9/15। तो 3/5 वुड बी रिटन एज 9/15, और 2/3 को मुझे 15 के फॉर्म में लाना है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 5/5। देखो 3/3 1 होता है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ होती है, उसी तरीके से 5/5 इज अगेन 1, तो मैंने कहा क्या 10/15। सो डेफिनेटली 10/15 इज बिगर देन 9/15, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। सो आई कैन से 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। पॉजिटिव नेगेटिव में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि अरेंज द रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। लेकिन आप देखिए तीनों जो फ्रैक्शन है वो क्या है, तीनों जो रैशनल नंबर वो निगेटिव है। तो अगर आप देखें एक -7/10 है, एक -5/8 है और एक -2/3 है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है या न्यूमरेटर में, एक जगह नेगेटिव है तो आप फाइनली उसको नेगेटिव कह सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा, अब हमें ये देखना होगा कि 10, 8 और 3 का एलसीएम क्या है। एलसीएम ऑफ 10, 8 एंड 3, आप जैसा कि जानते हैं 10 इज 2 इंटू 5, 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इज 3 इंटू 1। ओके, सो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो आपको पता है कि एलसीएम में हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है, उसके बाद आपको क्लियरली मैं बता सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं एलसीएम इज गोइंग टू बी 8 इंटू 5 इंटू 3 which is going to be 120. So 120 is the LCM. ओके, अगर आप LCM ब्रश अप नहीं है, भूल गए हैं, तो प्लीज़ LCM आप निकालना सीख लो। अब मुझे इस फ्रैक्शन को 120 बनाना है। क्या करना है मुझे, इस फ्रैक्शन को मुझे 120 कर देना है। अब 120 करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 10 डिनोमिनेटर में है तो मुझे पता है कि 12/12 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो डिनोमिनेटर 120 हो जाएगा, तो ये बन गया -84/120। और मैं अगर इसको 15/15 से करूँ, क्योंकि 15 8 120 होता है, तो मैं इसको कह सकता हूँ -75/120। और इसको पता है कि 2/3 है, तो 120 करने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, 40 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो मैंने क्या किया -80/120। तो अब मैंने तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर लिया, अब मुझे सिर्फ न्यूमरेटर में फोकस करना है। आपको पता है कि 75 से बड़ा होता है 80 और 80 से बड़ा होता है 84, ये आपको बहुत कॉमन सेंस से पता है। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए, -75 -80 से बड़ा होता है और -80 -84 से बड़ा होता है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ -75/120 वुड बी ग्रेटर देन -80/120 which is greater than -84/120. Now tell me what is -75/120? That is -5/8. So I can say the biggest is -5/8. Now tell me what is -80/120? This one is -80/120. So I can say second biggest is -2/3. At the same time, the smallest is -84/120, which is -7/10. So I can say the least is -7/10. So this is the how we are going to show the ascending order. नाउ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया है जिसमें डेनोमिनेटर सेम है। जब आपका डेनोमिनेटर सेम होता है तो आप सिंपली डेनोमिनेटर 9 लेके 7 - 12 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 7 - 12, 7 + -12 इज -12। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने डेनोमिनेटर ले लिया 9, क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो 9 एंड 7 + -12, आपको पता है ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा, 7 - 12 दैट बिकम्स -5/9। दैट वाज वेरी इजी, आई एम श्योर आप लोग सबको पता ही है। दूसरा है 5/12 एंड 3/8, मुझे 5/12 + 3/8 करना है। डेफिनेटली अब क्या दिक्कत आ रही है, डेनोमिनेटर सेम नहीं है, डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 12 और 18 का, एलसीएम ऑफ 2 × 2 × 2 एंड 2 × 2 × 3। तो मुझे पता है ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये अकेला, सो 2 × 2 × 2 × 3, दिस इज गोइंग टू बी योर LCM, दैट इज 24। अगर आप LCM निकालना भूल गए हैं तो प्लीज़
आपको वापस एलसीएम निकालना हो, सीखना होगा। आपको पता है 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। अब 12 2 24, सो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 2 प्लस 8 3 24, सो 3 इंटू 3। तो क्या हो गया आंसर 10 प्लस 9/24। या तो आप ऐसे कर लो या आप इसको सीधे लिख लो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में 10/24 और इसको लिख दो 9/24 और उसके बाद ऐड कर लो, क्या होगा आंसर 19/24। अब देखिए यहाँ पे 5/18 और 3/13 है। अगेन अगर आपको कभी भी को प्राइम दिखे तो इसका एलसीएम उसका प्रोडक्ट होता है। क्या होता है उसका एलसीएम? उसका प्रोडक्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, नीचे ले लो 18 इंटू 13, 18 इंटू 13। सिंस यहाँ पे 5/18 था तो 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पे 3 था, 3/13 था तो 18 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं 5/18 इज 13/13 विच इज़ 5 इंटू 13/18 इंटू 13। आपने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना लिया। उसी तरीके से 3/13 को आप लिख सकते हैं 18/18 से मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 18 अपॉन 18 इंटू 13। क्या हुआ इससे हमारा ये मकसद हुआ कि हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, जो कि यहाँ पे सेम है। मैंने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया 65 प्लस 54 अपॉन 18 इंटू 13 विच मेक्स इट 119, और 18 इंटू 13 क्या होता है, दैट इज 234। 13 9 117, 117 2 234। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 119 अपॉन 234। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3/5 एंड द वन नंबर इज -9/20, देन फाइंड द अदर। आपको पता है एक नंबर है, वन नंबर इज -9/20, अदर नंबर पता नहीं। लेकिन इन दोनों को, जिस चीज़ को हमें पता नहीं उसे हम कह सकते हैं लेट्स से द नंबर इज x। तो मैं कह सकता हूँ -9/20 प्लस x इज -3/5। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था ऑलरेडी क्लास 7th में, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो आपको पता है कि हम वेरिएबल को एक तरफ पूरा फ्री कर देते हैं और नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं। आपको पता है -9/20 प्लस एक्स इज माइनस। अगर मैं दोनों तरफ, ये एक तराजू की तरह होता है। इक्वेशन मीन्स वी आर हैंडलिंग अ तराजू। तराजू आप जानते हैं, तराजू में जो भी चीज़ आप यहाँ डालोगे, अगर आप यहाँ 1 किलो डालते तो यहाँ भी 1 किलो डालने पे बैलेंस नहीं घटेगा। अगर आप यहाँ से आधा किलो हटा देते हो तो यहाँ से भी आधा किलो हटाने से बैलेंस नहीं हटेगा। तो अगर मैं -9/20 प्लस एक्स में 9/20 ऐड कर दूंगा, जो कि इसका एडिटिव इन्वर्स है, जो इसकी आइडेंटिटी 0 दे देगा, तो 9/20 ऐड कर दिया मैंने और यहाँ पे 9/20 ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, 9/20 -9/20 ये दोनों ऐड होके 0 हो गया। x इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं। 20 और 5 का एलसीएम होता है 20, -3 इंटू 4 प्लस 9 विच मेक्स इट -12 प्लस 9/20। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको इंडिविजुअली भी देख सकते हो कि -3/5 प्लस 9/20। तो मैं इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी 20 में, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। तो -12/20 प्लस 9/20। तो क्या हो गया, दोनों को डिनोमिनेटर 20 है। -12 प्लस 9 क्या होता है, डेफिनेटली नेगेटिव बड़ा है, तो -3/20। सो अदर नंबर इज -3/20। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बड़े आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आपके असाइनमेंट के सवाल हैं, आपको इसको घर पे करके अच्छे से हमें भेजना है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 सो दैट टू गेट 5/6। तो मुझे -3/4 से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आई विल गेट 5/6। क्या कर दूंगा मैं, 5/6 पाऊंगा। तो अब मुझे, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं और बाकी वेरिएबल को फ्री करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि ये -3/4 का मैं एडिटिव इन्वर्स ले लूँगा, दैट इज़ +3/4। तो मैंने +3/4 इधर लिया, तो यहाँ पे भी मुझे +3/4 लेना होगा। तो ये क्या हो गया, 3/4 कैंसिल हो गया, तो माइनस अननोन नंबर इज़ 5/6 प्लस 3/4। अगेन 5/6 और 3/4 को ऐड कैसे करते हैं, आपको पता है एलसीएम दोनों का 12 है। 6 एंड 4 का एलसीएम होता है 12। तो 5/6 को मैं लिख सकता हूँ 2/2 से मल्टीप्लाई करके 10/12, और 3/4 को लिख सकता हूँ 3/3 से मल्टीप्लाई करके 9/12। तो क्या हो गया, माइनस दिस इज
10/12 प्लस 9/12 क्या हो गया 19/12, तो माइनस दिस इज 19/12, तो इसका नेगेटिव फॉर्म ये है, तो पॉजिटिव फॉर्म क्या, तो इसका ये ऑलरेडी फिर नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि नेगेटिव पे नेगेटिव करने पे पॉजिटिव होता है, तो नंबर हो जाएगा -19/12। आप इस तरीके से सोच सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप आराम से तसल्ली करके सारे स्टेप्स को फिर से लिखे, आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन में बहुत कुछ नहीं करना होता, उसमें सिर्फ देखना होता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, और जो कॉमन फैक्टर है उसको आप कट कर सकते हो तो कट कर सकते हो। देखो जैसा कि मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे -36/7 इंटू -28/9, तो सबसे पहले हमको माइनस का ख्याल रखना है। आपको पता है माइनस माइनस अगर इवन टाइम्स हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर ऑड बार है मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो वो नेगेटिव ही रहता है। जैसा कि आप देख सकते हो 2 ही माइनस है, तो वो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया है 36/7 इंटू 28/9। आपको पता है 7 4 ज़ा 28, तो 7 4 ज़ा 28, और आपको पता है 9 4 ज़ा 36, तो 9 4 ज़ा 36, 4 इंटू 4 16, सो आंसर इज +16। प्लस आपको बस दिखाने के लिए कि ये पॉजिटिव प्रोडक्ट होगा, आप प्लस रिमूव भी कर सकते हैं, आप यहाँ से प्लस हटा सकते हैं, यहाँ से भी प्लस हटा सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली से द आंसर इज 16। ओके, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन सब दे दिया है। तो आप एक एक, इसमें क्या होता है, इसमें घबराना नहीं होता, इसमें एक एक पार्ट को अकेले देखना होता है। जैसे इसको अगर आप गौर से देखो, इसको अगर आप गौर से देखो, पहले एक चीज़ को एक ही बार अटैक करेंगे, है ना। तो आपने इसको देखा कि ये भैया है माइनस इंटू प्लस है, तो फाइनली आपको पता है आंसर माइनस में आएगा, आंसर माइनस हो जाएगा। 4 इंटू 2 इज 8 एंड 3 इंटू 5 इज 15, -8/15, ये मैंने ब्रैकेट में छोड़ दिया। आइए इसको देखते हैं। इसमें आप देखिए 9/5 इंटू -10/3 है। आपको पता है नेगेटिव है, तो नेगेटिव फाइनली नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, 1 इंटू 3 इज 3 एंड 2 इंटू 4 इज 8, 3/8 हो गया है। आपको पता है 3 3 ज़ा 9, आप माइनस को ऐसे ही छोड़ सकते हो, 5 2 ज़ा 10, तो क्या हो गया -8/15। 3 इंटू -2 क्या होता है, -6, -3/8, तो सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई है। तो अब क्या करना है, मुझे सिंपल सी बात है, मुझे एलसीएम लेना होगा। 15 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 15 और 8 का एलसीएम होता है 120, तो 15 8 ज़ा 120, सो -8 इंटू 8, एंड -6 अकेला था, यहाँ पे 1 था, तो मैं 6 को 120 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे 8 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 120 होता है, तो -3 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा आंसर -64। यहाँ से मैं यहाँ पे ले आया, -64, -720, -65/120, सब नेगेटिव है तो सब ऐड हो जाएंगे और माइनस बाहर रह जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 + 720 + 65/120। आपको पता है 720 + 64 क्या होता है, आपको पता है ये होता है -784 + 65/120। आप इसको एक और स्टेप में ऐड कर सकते हैं। अब 4 + 5 इज 9, 6 + 8 is 14, so 849/120, so answer is -849/120। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं दो रैशनल नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ 9 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या होता है, तो वो मतलब होता है 9/3। क्या होता है, 9/3। तो अगर x डिवाइडेड बाई y है तो इसका मतलब क्या होता है, x/y, विच इज़ ऑल्सो मीन्स x इंटू 1/y। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमने जीरो के बारे में बताया था कि नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होने चाहिए। सो इफ x एंड y आर टू रैशनल नंबर्स सच दैट y इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब y जो है y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, देन द रिजल्ट इज डिवाइडिंग x बाय y। या आप ये भी कह सकते हो कि x को y के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, y के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी है,
तो इसका मतलब है कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है c बाई डी के रेसिप्रोकल से. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी? रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी इज d बाई सी. आपको पता है ये बात. रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी इज d बाई सी. तो मैं क्या कहूँगा, मैं a बाई बी इंटू डी बाई सी कर दूंगा. यहाँ पे गड़बड़ है, d बाई सी कर दीजिए. तो क्या हो गया, ए डी बाई बी सी. ओके, आप d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा. इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -28/81. आपको पता है एक नंबर है -28/81, दूसरा नंबर पता नहीं, लेकिन प्रोडक्ट -28/28. तो -28/81 इंटू समथिंग इज -28/81. तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है. आपको पता होगा कि दूसरा नंबर क्या होगा. डेफिनेटली दूसरा नंबर 1 होगा, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते. आप यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ सेम चीज़ डिवाइड करना होगा. अगर मैं इसको थोड़ा इधर की तरफ ले जाऊँ, तो अगर मैं कहूँ कि ये दोनों है, तो आपको पता है कि मुझे वेरिएबल को सारे नंबरों से फ्री करना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइड दोनों साइड सेम साइड से डिवाइड कर दूंगा. डिवाइड बाई -28/81, डिवाइड बाई -28/81. तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, -28/81 इंटू कचड़ा इंटू 81/-28 इज इक्वल टू -28/81 इंटू 81/-28. आप देख सकते हो ये और ये माइनस माइनस कट गया 20, यहाँ से 81 कट गया, यहाँ से 81 कट गया, माइनस माइनस कट गया 28. तो ये आप देख सकते हो दिस इज इक्वल टू 1. ऐसे आप सीधे 1 नहीं लिखोगे, आपको ऐसे स्टेप्स दिखाना होगा. आप इस जो मैंने ये जो कचरा का साइन बनाया, आप कह सकते हो लेट द अदर नंबर बी x, लेट द अदर नंबर बी x, देन यू कैन राइट -28/81 इंटू x इज -28/81. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यू हैव टू इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. अब आपको दो नंबर दिए हुए हैं, उसके बीच में आपको रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं. मतलब वो जो रैशनल नंबर होंगे वो 4 से बड़े होंगे और 5 से छोटे होंगे. आपको जैसा कि पता है, मैं आपको बता सकता हूँ. जैसे जैसे देखिए आप, कि अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया. ओके, और मैंने कहा इसे मैंने कह दिया 0, इसे कह दिया 1 2 3 4 5 6. ओके, सब इक्वी डिस्टेंस है. तो मैंने कहा 1 2 3 4 5. नाउ यू हैव टू इंसर्ट हेयर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5. तो आप कुछ भी वो कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं. एक तरीका होगा, आप ये लिख सकते हो 4.1 4.2 4.3. आई से परफेक्टली ऑल राइट. आप लिख सकते हो 4 होल 1/4, 4 होल 2/4, 4 होल 3/4. एब्सोल्युटली. तो मतलब आप ऐसे दो रैशनल नंबर्स जो 4 और 5 के बीच में हो, 3, वैसे आप डाल सकते हो. और क्या तरीका होता है, एक तरीका ये भी होता है कि मुझे 4 और 5 के बीच का मिड पॉइंट चाहिए. 4 और 5 के बीच का मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप कह सकते हैं 4 + 5/2, दैट इज 9/2. तो बीच का पॉइंट एक आ गया 9/2. उसके बाद आप बोल सकते हो कि मुझे 4 और 9/2 का मिड पॉइंट चाहिए. तो 4 + 9/2/2. तो क्या हो गया, आप 4 + 9/2 करोगे तो क्या होगा, 8 17/4. तो आप बोल सकते हो ये मेरा हो गया 17/4. आप कह सकते हो 9/2 और 5 के बीच में मुझे मिड पॉइंट चाहिए. तो 9/2 + 5/2. तो किसी भी दो नंबर के बीच का अगर आपको कोई नंबर कहता है, आपको कोई भी लेट्स से आपको कोई कहता है कि मुझे दो नंबर का मिड पॉइंट चाहिए. मान लीजिए आपको ये नंबर लाइन देता है और आपको बोलता है कि ये नंबर है A और ये नंबर है B. आपको A और B के बीच का मिड पॉइंट चाहिए. क्या चाहिए, A और B के बीच का मिड पॉइंट चाहिए. तो आप कह सकते हो इन दोनों का जो बीच का मिड पॉइंट होगा वो एवरेज होगा, विच इज़ A + B/2. A + B/2. आपसे कोई पूछता है कि ये क्या होगा, तो आप बोलोगे A + B/2. उसके बाद आपसे पूछेगा इसका और इसका एवरेज दे, तो आप बोलोगे A + B/2/2. तो आपको जब भी कोई नंबर मिले, आप उन दोनों के बीच का
को ऐड करके जो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उनका आप मिड पॉइंट निकालते हो। तो आपको जब भी कोई बोले कि मिड पॉइंट चाहिए या बीच का कोई नंबर निकालो तो आप फर्दर ऐसे करके, तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर। जैसे मैं कहूँ कि जैसे अगर मैं एक बड़ा सा मैग्नीफाइड बना दूँ, मान लीजिए इसे मैंने कहा 1/2 और इसे कहा मैंने 1/3, सॉरी इसे मैंने कहा 2/3। तो आपको पता है ये दो रैशनल नंबर हैं, इसके बीच में मैं कितने नंबर्स निकाल सकता हूँ? तो मैं कहूँगा 1/2 और 2/3 का एवरेज ये होगा मिड पॉइंट। तो ये आपने निकाल दिया। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, ये निकाल सकते हो। फिर आप बोल सकते हो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, आप निकाल सकते हो। फिर आप कह सकते हो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, निकाल सकते हो। आप कह सकते हो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, निकाल सकते हो। इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, निकाल सकते हो। इन दोनों का मिड पॉइंट, तो ऐसे करके आप इनफिनाइट मिड पॉइंट्स निकाल सकते हो। ऐसे आप इनफिनाइट मिड पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो आप इससे कह सकते हो कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफिनाइट रैशनल नंबर्स। अब आपको निकालना है फाइंड 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/5। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। आपको 8 रैशनल नंबर चाहिए 2/7 और 3/5। तो अब क्या होगा कि हमें 2/7 और 3/5 पहले नंबर लाइन पे देखना होगा। जैसे मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ओके। सो डेफिनेटली अगर मुझे 2/7 और 3/5 को पहले ऑर्डर में जानना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि 2/7 छोटा है और 3/5 बड़ा है। तो मैंने 2/7 इसको यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/5। ठीक है, तो मैंने 2/7 और 3/5 लिख दिया। अब मुझे इनके बीच में 8 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो ऐसे करके मिड पॉइंट में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 7 और 5 का अगर मैं देखूँ एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 7 एंड 5? सो दैट बिकम्स 35। क्या होता है? 35। तो अगर मैं इसको 2/7 को लिख सकता हूँ 10/35। क्या क्या मैंने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और इसको लिख सकता हूँ 21/35। Just give me 1 minute. I need to recharge my pencil so that we can talk. Just hold on. Just I'll be talking. So what exactly we are doing, that we are pointing out two rational numbers. One is like 2/7, then you have 3/5. Now जब आप नंबर लाइन पे पॉइंट आउट करोगे तो एक कट आपका 2/7 है, दूसरा कट आपका 3/5 है। तो इन दोनों के कट में जैसा कि मैंने बताया कि इन्फिनाइट पॉइंट्स है। अब 2/7 और 3/5 को मुझे बीच में बहुत सारे करने हैं। तो आपको पता है कि 7 और 5 का एलसीएम क्या है? 35। तो 7 और 5 का अगर एलसीएम 35 है तो मैं डिनोमिनेटर को 35 बनाने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो ये क्या बन गया? 10/35। और सिमिलरली अगर मैं 3 और 5 को करूँ तो क्या बन जाएगा? उसको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 21/35। तो ये नंबर हो गया 10/35 और वो नंबर हो गया 21/35। सो 10/35, 21/35, तो 11/35, 12/35, 13/45, 14/35, 15/35, ऐसे करके मैं 10 नंबर बता सकता हूँ जो 10 और 21 के बीच में लाई कर रहा है। सो वो सारे अपॉन 35 बिकम्स दोज 10 रैशनल नंबर्स। अगर आपसे कोई 40 बोले तो आप उसको 35 को 140, 180, 35 को 350 कर दो, तो उसके हिसाब से आपके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। देखिए सिचुएशन कब बदलता है, ये तो सवाल आसान है सॉल्व करना कि अच्छा ठीक है कोई भी 8 रैशनल नंबर बता दो 2/7 और 3/5 के बीच में। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है जब हमसे पूछा जाता है, ये इंटरेस्टिंग है जो मैं भी अब बताने जा रहा हूँ, ये आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस सवाल को चेंज कर देता हूँ, क्या करता हूँ? इस सवाल को चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप मुझे बताओ find 8 rational numbers between 2/7 and 3/5 which are equidistant, which are equispaced, which are equispaced। मतलब क्या? मतलब ये कि सर आप मुझे वो 8 रैशनल नंबर्स बताओ जो 2/7 और 3/5 से इक्वली ऑर्डर में स्पेस्ड है। नाउ दिस इज डिफिकल्ट, आप इसमें गेस नहीं कर सकते, उसमें आप एलसीएम एचसीएफ वाला काम नहीं कर सकते हो। तो
तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जस्ट क्विज माय स्क्रीन लिटिल लो। अब मुझे 2/7 और 3/5 में 8 रैशनल नंबर चाहिए विच आर इक्वी स्पेस्ड। नाउ इसको देखने के लिए आपको सोचना होगा कुछ। तो मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/5 विच आर इक्वी स्पेस्ड। तो अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। आपको ऑलरेडी पता है कि 2/7 छोटा है और 3/5 बड़ा है। तो नाउ व्हाट आई नीड इज, आई नीड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जस्ट पार्डन माय डायग्राम। ये जो 8 नंबर हैं, A B C D E F G H, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये इधर की तरफ आएगा। तो ये जो 8 मैंने पॉइंट्स बनाए, A B C D E F G H I, ये जो 8 नंबर्स हैं ये सब इक्वी स्पेस्ड है। तो मुझे ये एग्जैक्टली जानना है। आप तो अभी क्या कर रहे थे, आप कोई भी रैंडम 8 नंबर 10 नंबर 20 नंबर बता दे रहे थे जो 2/7 और 3/5 के बीच में। जैसे मैंने कहा था कि 10/35 और 21/35। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ गए, इसके बीच में आ गए सर 11/35, 12/35, 13/35, ऐसे करके आप 20/35 कर सकते हो। आप इसको फिर 70 कर दो तो आप कहोगे 20/70 से 42/70 तक कोई भी 20 नंबर बता दो। तो ये क्या हो रहा है कि आप एक कैजुअल अंदाज में कोई भी 2 नंबर बता पा, 8 नंबर 10 नंबर 20 नंबर ऐसा बता रहे जो 2/7 से बड़ा है और 3/5 से छोटा है। लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, मुझे 8 वैसे नंबर चाहिए जो इक्वी स्पेस्ड है। इक्वी स्पेस का मतलब क्या हुआ, मतलब कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। रीसाइज कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ये डिस्टेंस, 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 ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। मतलब दिस ऑल ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है ये सब इक्वल इन लेंथ है। अब देखिए क्या हो रहा है कि 2/7 और 3/5 में मैंने कितने कट्स लगा दिए, मैंने 8 कट्स लगाए, दैट आर 8 रैशनल नंबर्स। और मैंने कितने पार्ट्स बना दिए, 9 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने इस पूरे लाइन को 2/7 से 3/5 के पूरे लाइन को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 9 इक्वल पार्ट में। तो मुझे सबसे पहले ये जानना होगा कि ये लेंथ कितना है, इन दोनों के बीच में लेंथ कितना है। अगर मैं आपको नंबर लाइन पे ले जाऊं और मैं बोलूं ये 5 है और ये 8 है, तो बताइए इन दोनों का लेंथ कितना होगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 3, 8 - 5 इज 3। अगर मैं आपको नंबर लाइन पे ले जाऊं, बोलूं ये 4 है और ये 40 है, तो आपसे पूछूं ये लेंथ कितना है, तो आप क्या बोलोगे 36। आप सीधे राइट में जो नंबर होगा उसको लेफ्ट के नंबर से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं कि 2/7 और 3/5 के बीच में लेंथ कितना है, तो आप क्या बोलोगे 3/5 - 2/7। आप एलसीएम ले लोगे 35, आप करोगे 3 × 7 - 2 × 5, दैट मेक्स इट 11/35। तो आप कह सकते हो कि ये जो लेंथ है, क्या है लेंथ, 11/35। अब ये जो लेंथ है 11/35 जिसमें आपने 8 कट्स लगाए हैं, वो कितने इक्वल पार्ट से डिवाइड हो गए हैं, 9 को। अगर मैं बोलूं कि ये लाइन है, ये अगर रोप है 5 मीटर का और इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 5, तो आप क्या बोलते हो 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट। तो आप कहते हो 1 मीटर 1 मीटर। तो आपने क्या किया, 5 मीटर को 5 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं बोलूँगा इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आप 10 पार्ट में डिवाइड करते हो और बोलते हैं 0.5 0.5 0.5। तो सिमिलरली आपको ये लेंथ को 9 इक्वल पार्ट से डिवाइड करना है। तो मतलब 11/35 को क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड बाय 9 करना होगा। उससे क्या मिलेगा, उससे मुझे ये लेंथ मिल जाएगा। उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे ये लेंथ मिल जाएगा। तो ये जो लेंथ है ना, ये मुझे पता चल जाएगा कि ये लेंथ कितना है। तो 11/35 डिवाइड बाय 9 क्या होगा, 11/35 × 1/9। तो क्या हो गया 11/315। तो मुझे ये पता चल गया कि ये लेंथ कितना हो गया, ये हो गया 11/315। ये लेंथ कितना हो गया 11/315। ये लेंथ कितना हो गया 11/315।
तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि ये लेंथ क्या है 11/315। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा ए क्या है तो मैं बोलूंगा ए इज 2/7 प्लस 11/315। अगर कोई मुझसे पूछेगा बी क्या है तो मैं बोलूंगा बी इज ए प्लस 11/315। अगर कोई मुझसे पूछेगा सी क्या है तो मैं बोलूंगा बी प्लस 11/315। तो अब क्या हो रहा है कि मुझे 11/315 से ऐड करते जाना पड़ रहा है। तो मैं इसको एक बार नया पेज ले लेता हूँ। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो मेरा लेंथ है, मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ क्लीनर से, कि मुझे पता चल गया ये मेरा लेंथ है, दिस इज माई 2/7 एंड दिस इज माई 3/5, है ना। और मुझे पता चल गया जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, जी पॉइंट है, एच पॉइंट है, आई पॉइंट है। और मुझे हर एक लेंथ पता चल गई क्या है, क्या लेंथ पता आई थी, देखिए 11/315। तो मैंने कहा ये है 11/315। तो मैं कह सकता हूँ ए मेरा क्या है 2/7 प्लस 11/315। तो अब इसको बार बार इतना मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये समझना होगा कि 7, ये 315 7 से क्या होता है। अगर 7 से मैं 315 को डिवाइड करता हूँ तो 7 4 28 45। अगर मैं 45 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 90/315। ये क्या बन जा रहा है 90/315। और अगर 5 को 315 से करना है तो मुझे 5 इंटू 63, तो 3/5 क्या होगा 63 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 189/315। तो ये जो 3/5 है ये क्या बन गया 189/315। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 2/7 को लिख दिया 90/315 और इसको लिख दिया 189/315। अब क्या करना है, मुझे 11 ऐड करते जाना है। तो ये ए हो जाएगा 101/315, ये हो जाएगा 100, 11 ऐड कर दो 1 में तो 112/315, सी हो जाएगा 123/315, ये हो जाएगा 134/315, ये हो जाएगा 145/315, ये हो जाएगा 156/315, ये हो जाएगा 167/315, ये हो जाएगा 178/315। अच्छा आई नहीं था, 8 ही पार्ट थे। तो दिस इज द 8 रैशनल नंबर्स विच वी हैव फॉर्म्ड। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू से। तो अब इसको मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, तो इसको मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ एंड विल दिस इज जस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डे which also finishes your rational number chapter. So I'll just discuss, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरी बात बहुत गौर से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं, और फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो मैं कह रहा था कि आपको जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो आपको पता है इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो एक तो आप मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, या आप क्या कहते हैं कोई भी डेनोमिनेटर, आप एलसीएम निकाल के जो भी आप बड़ा डेनोमीटर ले लो, तो उससे क्या हो सकता है कि आप बीच में कोई भी नंबर पिक करके डाल सकते हो, जैसा मैंने देखा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैंने चेंज किया था, मैंने कहा था कि मुझे इक्वी स्पेस्ड नंबर्स चाहिए, मुझे इक्वी स्पेस्ड रैशनल नंबर चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपके को दो रैशनल नंबर दे रखा है, लेट्स से 2/5 एंड 4/7, इस तरीके का कोई रैशनल नंबर आपको दे रखा है। अब आपको कह रहा है कि इसमें मुझे 6 इक्वी स्पेस्ड या 5 इक्वी स्पेस्ड, तो अगर जितना भी इक्वी स्पेस का है, मान लीजिए 5 इक्वी स्पेस रैशनल नंबर निकालने का है, तो आप उन दोनों नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, और आप देखोगे कि आपको 5 इक्वी स्पेस नंबर चाहिए, तो आपको 5 कट्स लगाने होंगे। 5 कट्स में कितने पार्ट बन जाएंगे, 6 पार्ट। एक कट में 2 पार्ट, 2 कट में 3 पार्ट, 3 कट में 4 पार्ट, तो 5 कट में 6 पार्ट्स। तो आपने जो दो रैशनल नंबर लिए हैं उसका जो पूरा लेंथ है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 इक्वल पार्ट्स में। अगर 5 चाहिए तो आपने उस पूरे पार्ट को किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 6। तो उससे क्या आ गया, ईच पार्ट। अब ईच पार्ट को आप ऐड करते जाइए। ऐड करने के लिए आपको पता है कि अगर मैं बेस डिनोमिनेटर सेम कर लूं तो ऐड करना आसान होता है, क्योंकि फिर मैं न्यूमरेटर को सीधे सीधे करूंगा। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई हैव आस्क्ड कम्स इन कॉम्पिटिटिव, जहां पे आपको इक्वी स्पेस निकालने की जरूरत होगी। बाकी आपका रैशनल नंबर खत्म होता है। रैशनल नंबर में जो हमने सारी इवोल्यूशन पढ़ी थी वो होगा
आपको शीट्स मिलेंगे, उसको आप अच्छे से ख़त्म कर लो। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको रैशनल नंबर का लेवल 2 पे ले जाऊंगा, जो कंपटीशन एस्पेक्ट को देखेगा। एट द सेम टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक भी आपका शुरू करेंगे। स्कूल का आप अभी एनसीईआरटी की बुक, अगर आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नाम जानते हैं तो वो भी करना शुरू कर सकते हैं। आई एम श्योर आप रैशनल नंबर खत्म कर लोगे इसको देख के अच्छे से। ओके बच्चों, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट योर मैथ्स टीचर, कॉन्टैक्ट योर काउंसलर, कॉन्टैक्ट योर मेंटोर। कोई भी दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे। आज हमने कुछ बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स की बात की, तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात भी की। तो ये पूरा मिक्स क्लास था। आई एम श्योर आप लोग सबको, जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत आया है, घबराना नहीं है, पकड़े रहना है, क्योंकि रास्ता धीरे से चेंज जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, चेंज इज डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग, मेसी इन द मिडल एंड ब्यूटीफुल इन द एंड। तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो घबराना नहीं है। आपको कैप्चर करना है। डेफिनेटली क्लास 7 के मैथमेटिक्स से क्लास 8 का मैथमेटिक्स नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो यू हैव टू मेंटेन दैट मोमेंटम, यू हैव टू मेंटेन दैट पेस, क्योंकि आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सीबीएसई पढ़ रहे हो, ये पूरी इंडिया पढ़ रही है। आपको अगर कंपटीशन क्रैक करना है तो इसके बियॉन्ड जाना होगा। ठीक है बच्चों, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ आस्क डाउट्स, सेंड अस योर डाउट्स। और आपको असाइनमेंट्स है तो प्लीज़ आप उसको फिनिश करो। आप ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए थे उसे भी करो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी वेरी सून। आई होप आप लोग मैथमेटिक्स सीरीज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज रेगुलरली देख रहे हो। आई होप उसको आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। आई होप सारे क्विजेज अच्छे से देख रहे हो। एट द सेम टाइम अभी हमारे सारे मेंटर एक ड्रिल पे जाएंगे, जो आपके सारे वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, ये सबको चेक करेंगे। एट द सेम टाइम आपका क्विज, बहुत आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है, हम लोग आपका टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। सिलेबस टोटली आपके वीडियो लेक्चर्स के पे डिपेंडेंट होगा। सो डोंट टेक दीज वीडियो लेक्चर्स लाइटली, यू हैव टू बी वेरी सीरियस दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन दिस, बिकॉज इसी बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। अभी आपके स्कूल बंद हैं और कुछ स्कूल्स में अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, हम जो टेस्ट लेंगे उससे आपका स्कूल में भी सक्सेस मिलेगा। और उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि ओलंपियाड्स हुए, पीआरएमओ हुआ, आगे एनएससीजेएस हुआ, आपके नेशनल लेवल के ओलंपियाड जैसे साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के, एसओएफ के बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सबके। तो उन सब में अगर आपकी स्टैंडिंग क्या है वो जानने के लिए आपको एकदम अभी सब कुछ मेंटेन करना होगा। ओके, सो सी यू वेरी वेरी सून। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।